हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टॉप 10 आईटीआर फाइलिंग मिस्टेक्स की, जो कि जनरली लोग कर बैठते हैं और बाद में उनको क्या मिलता है, एक नोटिस। तो हम वन बाय वन चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हमें नोटिस मिल जाता है डिपार्टमेंट से। सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है गलत आईटीआर के फॉर्म को सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आप पे कौन से आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर आप खाली सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आईटीआर 1 आप फाइल करेंगे। अगर आपके कैपिटल गेंस भी हैं उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। अगर आपके बिजनेस इनकम भी है उस केस में आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अगर आप कम ट्रांजेक्शन्स वाले आपका बिजनेस है तो आप आईटीआर 4 सुगम भी फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे किस टाइप का आईटीआर फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। आप जब भी आईटीआर फाइल करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको एक कंप्लायंस पोर्टल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उस कंप्लायंस पोर्टल में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 26AS, जिसमें सारी आपकी टीडीएस की डिटेल्स होती है, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड TIS टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो सबसे पहले आप सारी की सारी इन्फो इससे रीचेक करोगे, रीवेरीफाई करोगे कि जितनी भी डिटेल आपके AIS, TIS और 26AS में आ रही है वो कंप्लीटली रिकनसाइल हो रही है आपकी आईटीआर के साथ में। अदर देन दैट आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि AIS के अंदर आज की डेट में मोस्ट ऑफ द जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैप्चर हो रही है। जैसे अगर आपने 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट कराया है, आपके एफडी का इंटरेस्ट है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, आपने प्रॉपर्टी बाय की है या सेल की है, आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते हो, बेचते हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो AIS के अंदर अवेलेबल रहती है। अब हम बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। थर्ड मिस्टेक है गलत टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर लेना। आपको पता होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बहुत सी टैक्स डिडक्शंस मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको स्लैब का बेनिफिट तो मिलता है बट डिडक्शंस नहीं मिलती है। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि आपको अपनी जो रिटर्न फाइल करनी है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में करनी है या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर करनी है। अब हम करते हैं गलती नंबर 4 की बात कि कौन सी गलती है। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको विद इन 30 डेज इसको ई वेरीफाई करना होता है। अगर आप इसको ई वेरीफाई नहीं करते हो 30 डेज के अंदर तो ये डिपार्टमेंट ये मानता है कि आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं है। तो इसको ई वेरीफाई करना बहुत ईजी है। आधार OTP के थ्रू आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हो, विच विल हार्डली टेक 2 मिनट्स टाइम। आप इसको नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हो, आप इसको डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हो और आप इसको ATM जाके भी ऑफलाइन मोड में ई वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज नॉन रिटर्न फाइलिंग के है वो सारे के सारे आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, वो है इंटरेस्ट को डिक्लेयर नहीं करना। आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि AIS TIS के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहले से होती है। तो अगर आपका कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, RD का इंटरेस्ट है, आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं या फिर आपका PPF का इंटरेस्ट है, तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल होते हैं और आपको अपनी ITR में इसको डिक्लेयर करना है, वरना डिपार्टमेंट आपको क्या देगा, एक नोटिस। अब हम बात करते हैं सिक्स मिस्टेक की। अगर आपका रिफंड बना है तो आजकल रिफंड जितना भी होता है वो सारा का सारा आपके प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो ITR फाइल करने से पहले आपको बैंक अकाउंट जाके पोर्टल पे उसको ऐड कर देना है और उसको वैलिडेट कर देना है। अगर उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक आ रही है तो आपको पहले ही करेक्ट करवा लेना है। जैसे बहुत बार होता है कि आपने जब आपका पुराना बैंक अकाउंट है वो पैन कार्ड से लिंक नहीं था, तो उस केस में आप वो प्री वैलिडेट नहीं कर पाओगे उसको, तो आपको वो चीज़ें करेक्ट करवा लेनी है और प्री वैलिडेट कर लेना है ITR फाइलिंग से पहले, ताकि स्मूथली आपका रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में आ सके। अब हम बात करते हैं सेवन्थ मिस्टेक की, सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरना। तो आपको पता होगा कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जब कैलकुलेशन होती है तो वो आपको पहले डिपार्टमेंट को पे करना होता है, उसके बाद ITR फाइल करनी होती है। अगर आप बिना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरे आप ITR फाइल कर देते हो तो एक तो वो डिफेक्टिव की कैटेगरी में चली जाती है। दूसरा, इसके अंदर जो इंटरेस्ट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 234A के अंदर 1% इंटरेस्ट है,
234B के अंदर भी 1% इंटरेस्ट है और 234C के अंदर भी 1% का इंटरेस्ट है। तो 234A का जो इंटरेस्ट है वो लेट फाइलिंग के केस में लगता है, 234B का जो इंटरेस्ट है वो एडवांस टैक्स के शॉर्टफॉल की वजह से लगता है, और 234C का जो है वो इंस्टॉलमेंट में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो उसके लिए आप पे एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइल भरना है, उसके बाद में ITR फाइल करनी है। अब हम बात करते हैं 8th मिस्टेक की, वो है कैपिटल गेन को गलत रिपोर्ट करना। आपको पता ही होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग अलग रेट पे टैक्सेबल होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देते हो तब भी आप मिस्टेक कर रहे हो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट कर देते हो तब भी आप मिस्टेक कर रहे हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% जो है टैक्स रेट है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 12.5% की कैपिटल गेन आप पे एप्लीकेबल होता है। कैपिटल गेन का टैक्स ये स्पेसिफिक टैक्स रेट वाली इनकम्स होती है आपकी। अब हम बात करते हैं 9th मिस्टेक की, वो है ड्यू डेट की। तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आप इसके बाद में रिटर्न फाइल करते हो तो उस केस में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अपने लॉसेस को, इंटरेस्ट की डिडक्शन कम होगी, रिफंड पे इंटरेस्ट नहीं कम मिलेगा, और ओल्ड रिजिम में स्विच करने का ऑप्शन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो 31 जुलाई डेडलाइन है, इससे पहले पहले आपको अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। अब करते हैं 10th मिस्टेक की बात कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अगर आप छुपाते हो, तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि AIS TIS के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है। तो आपको कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है, आपको क्लियरली उसको अपनी ITR के अंदर डिक्लेयर कर देना है। लाइक क्रेडिट कार्ड की स्पेंड्स अगर 10 लाख से ऊपर है तो वो भी डिपार्टमेंट को पहले से रिपोर्ट हो रखी होती है। प्रॉपर्टी की परचेज है, कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से ऊपर का आपने किया है तो उस केस में भी वो डिपार्टमेंट के पास पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ओबियसली डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि वो कैश आपके पास आई कहाँ से। और एक जो शेड्यूल FA है, अगर आपके कोई फॉरेन एसेट्स है तो बहुत सी कंट्रीज़ के साथ में हमारा एग्रीमेंट हो रखा होता है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज रहता है। तो ये नहीं है कि आपने USA में इन्वेस्टमेंट डाल रखी है तो डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के अंदर डिपार्टमेंट को पहले से पता होती है वो इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपकी कोई भी फॉरेन एसेट है तो वो आपको क्लियरली डिफाइन कर देनी है, क्लियरली डिक्लेयर कर देनी है शेड्यूल FA के अंदर। FA मतलब फॉरेन एसेट के अंदर। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप शेड्यूल FA के अंदर आप डिक्लेयर नहीं करते हो या इनकरेक्टली डिक्लेयर करते हो तो ब्लैक मनी एक्ट जो है वो एक्टिवेट है आज की डेट में, और वो आप पे अप्लाई होगा, और उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा वाली पनिशमेंट मिल सकती है। तो ट्राई टू अवॉइड के फॉरेन एसेट्स के केस में आप सारी की सारी जो है डिक्लेरेशन बहुत ही प्रॉपरली करें, बहुत ही क्लियरली मेंशन करें जितनी भी फॉरेन एसेट्स आपकी हैं। तो ये था हमारा बेसिक 10 मिस्टेक्स जो कि अक्सर हो जाती है। तो इसे एक बार हम रिकैप मोड में लेते हैं ताकि आप फटाफट गो थ्रू कर सकें इसको। सबसे पहला है सही ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना, AIS TIS और 26 AS से इसका रिकन्सिलेशन करना, सही टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करना, 30 डेज़ के अंदर ITR को वेरीफाई करना, इंटरेस्ट की इनकम को डिक्लेयर करना, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पेड करना, उसके बाद में ITR फाइल करना, कैपिटल गेन को सही कैलकुलेट करके सही हेड के अंदर आपको डिक्लेयर करना है। 31 जुलाई से पहले आपको अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है, वरना बहुत से बेनिफिट आपके हाथ से निकल जाएंगे। और जो फॉरेन एसेट है उसको आपको बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर कर देना है शेड्यूल FA के अंदर, ताकि कोई भी फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन से ना बचे और आपको डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my video, then like, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.